हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर जो आपका था वो वैदिक सभ्यता का था और आज हम लोग पॉलिटी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पॉलिटी का जो पहला इंट्रोडक्शन है वो हम लोग इंडियन पॉलिटी को पहले पूरा कवर करते हैं, फिर वर्ल्ड पॉलिटी के एस्पेक्ट में अगर कुछ विषय रहेंगे तो उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि संविधान क्यों और कैसे। भाई संविधान क्यों है, कैसे है। सबसे पहले अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि संविधान के बिना पॉलिटिकल साइंस अधूरा है। तो आपको ये जानकारी रखना है कि संविधान आपके लिए क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है, और भाई संविधान आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का। राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है उसको, संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान क्या है, सबसे पहले आपका प्रश्न आता है कि संविधान है वही क्या, संविधान क्या है आखिर। तो संविधान एक संग्रह है, एक नियमावली है, एक दस्तावेज है जिसमें बताया जाता है कि भाई जनता कैसे नियम और कायदे कानून से चलेगी। दैट मीन्स अगर संविधान की बात कहें तो संविधान एक ऐसे नियमों का संग्रह है जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई आप किन नियमों से चलेंगे, किन कायदे कानून से चलेंगे, है ना। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य, इवन छोटे से संस्था को चलाने के लिए आपने देखा होगा कि कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती है ना। तो उसी तरह इतने बड़े देश को चलाएंगे कैसे, तो देश को चलाने के लिए एक नियमावली तैयार की गई है जिसको हमको अनुसरण करना है, जिसका पालन करना है, और इस हिसाब से हम लोग रह सकते हैं। वो अपने अपने देश के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपके घर के कायदे कानून आपकी पड़ोसियों के कायदे कानून से अलग हो सकते हैं। उसी तरह देश में संविधान जो है अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं। हालांकि भारतीय संविधान बहुत देशों का मिला जुला स्रोत है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप जानिए कि संविधान है क्या। तो संविधान भाई एक नियमों का संग्रह है, कायदे कानून का संग्रह है, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं बल्कि एक नियम, एक कायदा, एक कानून को फॉलो करना है जिससे आप इस देश में रह सकते हैं। इसके बाहर अगर आप काम कीजिएगा तो आपको देश का जो दंड संहिता है उसके अनुसार आपको सजा दी जा सकती है। राइट। तो सबसे पहले संविधान क्या है ये हमने क्लियर कर दिया। अब कहा जाता है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई संविधान का जो बेसिकली जो पार्ट होता है, जो प्रकार होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान है क्या, इस चीज को समझिए थोड़ा। लिखित ऐसा नहीं कि जो अलिखित संविधान है उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया है ना। तो लिखित संविधान जिसको तैयार किया गया संविधान सभा के द्वारा, जहाँ पे सभा बनी, समझ में आ रहा है, जहाँ संविधान सभा बनी, सभा ने बैठकर एक मीटिंग किया, मीटिंग में 10 लोगों ने अपने प्रस्ताव को रखा, उन प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के बाद एक लंबे समय के बाद जो तैयार होकर आया वो लिखित संविधान है। अलिखित संविधान जो पुराने, जो हमारे, चाहे वो रूढ़िवादी तरीके हों, चाहे वो अपने राजवंश या फिर कह लीजिए कि राजतंत्र से अडप्ट किया हुआ तरीका हो, उन तरीकों को सीधे सीधे उतार दिया गया, इसके लिए कोई विशेष सभाएं नहीं हुई। तो ऐसे संविधानों को अलिखित संविधान कहा गया है। तो लिखित और अलिखित से तात्पर्य इतना ही है कि लिखित संविधान में सब कुछ सभा के द्वारा लिखा गया, एक प्रिसाइज वे में, एक अच्छी तरीके से उसको तैयार किया गया। बट अलिखित संविधान में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लिखित संविधान की अगर बात करें तो हमारे देश में तो लिखित संविधान है भाई, हमने संविधान सभा के द्वारा संविधान को तैयार किया। तो लिखित संविधान की अगर बात करें तो भारत, अमेरिका, जापान, ये सारी जो कंट्री हैं यहाँ पे लिखित संविधान चलता है, यानी कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और जिसको फॉलो आज तक किया जा रहा है। अलिखित संविधान क्या होता है, तो जैसे कि ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसराइल हो गया, ये सारे जो देश हैं यहाँ पे जो संविधान की व्यवस्था बनी इसको अलिखित संविधान की कैटेगरी में रखा जाता है। राइट। तो आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान का कार्य क्या होता है। भाई बेसिकली हमने संविधान बना दिया, संविधान को हमने तैयार कर दिया, उसका एक फ्रेमवर्क कर दिया। अब ये काम क्या करेगा, देश में क्या इसका कार्य है, क्यों बनाया गया इसको। तो इसका काम, पहला जो काम होता है संविधान का, वो होता है सरकार के अंगों की स्थापना करना। यानी हम जानते हैं सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इन तीनों अंगों को ही स्थापित करता है कि भाई विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून को फॉलो करवाएगी, और न्यायपालिका जो है वो कानून की त्रुटियों को दूर करेगी या फिर दंड देगी, सजा देगी। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि विधायिका के लिए संसद होता है, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, ये सब विधायिका के अंग होते हैं। कार्यपालिका में थाना, पुलिस, जितने सारे जो है वो उसको फॉलो करवाने का जो काम करते हैं, नौकरशाही के जितने पद होते हैं, है ना।
और न्यायपालिका में कोर्ट, जज, वकील, ये सारी चीज आते हैं। तो इन डिटेल्स जब आपको आगे बताया जाएगा इन सब विषयों के, इन सब टर्म्स के बारे में, तो हम लोग एकदम उसको ओपन माइंडेडली स्टडी करेंगे, सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से जानेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि संविधान का पहला और मूल कार्य होता है सरकार के अंगों की स्थापना करना, और यही सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। आगे क्या कहता है कि शक्ति का बंटवारा। भाई विधायिका के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए, कार्यपालिका के पास शक्तियां कितनी होनी चाहिए, या न्यायपालिका की शक्तियां कितनी होनी चाहिए, क्या ये एक दूसरे के शक्तियों के साथ खेल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना हमारा संविधान का ही कार्य होता है। इनके बीच में कोई प्रॉब्लम आता है तो संविधान को उठा के देखा जाता है भाई कि आप इस नियम से इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इनका काम क्या होता है बेसिकली कि ये जो सरकार के अंग हैं इनकी स्थापना करना, शक्तियों का बंटवारा करना, केंद्र राज्य के बीच क्या संबंध होना चाहिए, संबंध कैसे होने चाहिए, किसकी प्रधानता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी ये डील करता है हमारा संविधान। राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। अब मान लीजिए राजनीतिक पूर्ति, भाई देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, देश में जो शासन व्यवस्था है कैसी चलनी चाहिए, किनके हाथों में होनी चाहिए, उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। साथ में देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, भाई उत्पादन कैसा हो, बजट कैसे तैयार हो, इन सारी चीजों के बारे में भी हमारा संविधान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता रहता है। साथ में क्या होता है कि हमारी आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए, भाई हमारे कुछ तो अधिकार होने चाहिए, कुछ मौलिक अधिकार हमारे होने चाहिए, हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, इन सारी चीजों पर भी फ्रेमवर्क का काम करता है संविधान। तो भाई संविधान क्या है, बेसिकली क्या है, तो हमारी अधिकारों की सुरक्षा करता है, साथ में देश के नियमों को चलाता है। ये संविधान का मूल कार्य होता है। तो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा कि संविधान का कार्य क्या होता है। इन शॉर्ट आपको सारी चीजें पता चल गई। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है भाई, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई संविधान की आवश्यकता किस लिए, क्या कारण है कि आपको संविधान चाहिए, क्यों जरूरी है आपके लिए संविधान, तो मनुष्य को सामाजिक बनाना। हम जानते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसमें सेंस होता है ना। मनुष्य सही गलत का विचार कर सकता है। अभी कुत्ते से जाके बोलिएगा कि तुम यहाँ पे बैठो, हम तुम्हारे लिए कोई सामान लेके आते हैं, तो वो भले आपकी बात ना सुने, पर एक इंसान से कहिएगा तो वो आपकी बातों को सुनेगा, है ना। तो भाई पहला क्या काम होता है संविधान का, कि मनुष्य को सामाजिक बनाना। भाई अगर आप समाज में रहते हैं तो आपको कुछ कॉमन कायदे कानून है जो सभी को फॉलो करने हैं ना, तो उस चीजों को बताना संविधान का पहला काम होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। साथ में लोगों को न्याय मिले, लोगों का विश्वास बना रहे, धर्म पे कोई हस्तक्षेप ना हो, अपनी तरीके से उपासना कर सके, ठीक है। इन सारी चीजों को संजोए रखना भी संविधान का ही कार्य होता है। आपके विश्वास को बनाए रखना सरकार के प्रति, संविधान के प्रति, या फिर देश में नियम कायदे कानून पे कहीं कटौती या बढ़ोतरी ना हो, सभी को समान रूप से लेके चलने की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना भी संविधान का कहीं ना कहीं कार्य होता है, राइट। अगर आगे बात करें तो हम लोग चलते हैं कि अंतिम निर्णय का अधिकार भी है वो संविधान का है। भाई मान लीजिए किसी मुद्दे पर किसी दो सरकारी अंगों के बीच में आपस में कहाबनी हो गई, ठीक है, या फिर उनके बीच में मतभेद हो गया या मनभेद हो गया, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो संविधान को खोला जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वास्तविक तौर पर किसी विशेष मुद्दा के लिए किसके पास अधिकार ज्यादा है, किसके पास कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, एक डेटा तैयार किया जाएगा और उस डेटा के अकॉर्डिंगली ही फैसला दिया जाएगा। तो मेनली क्या कहना है यहाँ पे, कहना ये है कि संविधान जो है वो अधिकारों पर अंतिम निर्णय लेता है, ठीक है। निर्णय का अधिकार भी संविधान के पास ही होता है। शक्तियों का सीमांकन भी करता है, भाई शक्तियों का बंटवारा तो कर दिया, पर आप शक्तियों को किस हद तक उपयोग कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है तो उसको सजा देने का प्राइमरी अधिकार मान लीजिए पुलिस के पास है, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो अब पुलिस उसको चोरी के लिए फांसी तो नहीं दे सकती ना, उसके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी का सजा होगा, और चोरी में भी वो व्यक्ति क्या चोरी किया उस हिसाब से उसका सजा का जो डिजाइन है, पैटर्न है, तैयार होगा, है ना। तो कहना ये है कि शक्तियां कितनी हो और कब कितना प्रयोग किया जाए, तो इस बात का भी ध्यान संविधान को ही रखना पड़ता है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंगली ही चलकर ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि संविधान का बेसिकली कार्य क्या होता है। तो आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा। तो
तो सबसे पहले भाई संविधान जो बना, स्पेशली जहाँ पे लिखित संविधान की बात होती है, तो वो बनता कहाँ से है? तो वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाता है। संविधान सभा क्या है? बेसिकली एक कमेटी है जो संविधान को बनाती है, संविधान के विषय में सोचती है, विचार करती है और उसको लागू करवाती है। तो ये संविधान सभा होता है। तो अगर हम कहा जाए कि सर्वप्रथम विचार किसके दिमाग में आया कि भाई एक सभा होनी चाहिए जिसमें कायदे कानून बनने चाहिए, जिसमें नियमावली लागू होनी चाहिए, तो ये विचार किसके दिमाग में आया? सर्वप्रथम ये विचार आया था तो एक ब्रिटिश नागरिक थे, सर हेनरी मैन। क्या नाम था? सर हेनरी मैन एक ब्रिटिश नागरिक थे, यानी कि वर्तमान में जो इंग्लैंड है उस समय ब्रिटेन हुआ करता था, द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी उसे जानते थे, है ना। तो उनके दिमाग में सर्वप्रथम ये विचार आया कि भाई संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए ताकि संविधान का निर्माण हो, एक कायदा कानून बन सके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जा सके, है ना। तो अगर कहा जाए कि विचार किसके दिमाग में है तो सर हेनरी मैन के। पर निर्माण कब होता है? तो सबसे पहले निर्माण 1786 में होता है अमेरिका के फिलाडेल्फिया में। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 1786 में, हालांकि ये सुझाव आया था ब्रिटेन के नागरिक के पास, पर संविधान बनाया किसने? तो भाई सभा बनाया किसने? तो बनाया किसने? तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में सबसे पहले इस सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है। उस समय अमेरिका में कितने राज्य थे? तो 13 राज्य थे। याद रखिएगा, जब अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था, आपसे पूछ लिया जाए भाई उस समय अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी थी, तो ओनली 13 स्टेट्स आर देयर, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो दूसरा जो संविधान सभा जो गठित किया गया वो फ्रांस में गठित किया गया 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपको पता है, लुई 16वां की कहानी मैंने आपको बताई है, पिछले चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1789 में जब रिवोल्ट होता है वहां पे, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग सोचते हैं भाई ये जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी ये तो खत्म हो गई, हमारे पास जो राजा था उसको जनता के प्रति कोई ध्यान ही नहीं था, वो तो भोग विलास में डूबा हुआ राजा था, उसको कोई मतलब ही नहीं था। हालांकि जब लुई 16वां को मारा गया था वो दर्दनाक मृत्यु हुई थी, जब जिलेटिन मशीन उस पर चलाया गया था, उसको काट के अलग कर दिया गया था, शायद मैंने आपको बताया भी होगा पिछले चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक बड़े निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत हो गया था। अब फ्रांस के पास एक विचार था, एक मंतव्य था कि भाई अब देश को अच्छे से चलाना है, तो इसी विचार के साथ विश्व में दूसरा जो संविधान सभा है वो कहाँ पे गठित किया जाता है? फ्रांस में गठित किया जाता है 1789 में। और संविधान लिखा कब गया था? तो 1793। ये दोनों अलग अलग टर्म्स से, इनको याद रखना है। अगर संविधान लिखा गया तो 1793, और संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1789 में किया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे देश भारत पे। आपको पता होगा कि हमारा देश भारत एक लंबे दौर में औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा, जिसके कारण मान लीजिए 1757 के पलासी के युद्ध के बाद से, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, पर 1757 का जो पलासी का युद्ध होता है, बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराज उद्दौला, वो युद्ध में हार जाते हैं। हार जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव स्थायी तौर पर बंगाल के गवर्नर के रूप में शासन स्टार्ट करता है। वहीं से औपनिवेशीकरण की नींव जो है, जड़ जो है, वो भारत में जमनी शुरू हो जाती है। एक लंबा संघर्ष चलता है, ठीक है। हालांकि बक्सर के युद्ध में फिर जाके कोशिश किया गया, कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में उसको हराने की कोशिश किया गया था मुनरो को, पर सफल नहीं हो पाता है। और सभी अन्य औपनिवेशिक शक्ति, चाहे वो फ्रांसीसी हो, डच हो, डेनिश हो, पुर्तगाल हो, सभी को भारत से विदा करके अंग्रेज पूरी तरह से भारत में अपना शासन व्यवस्था जमा लेते हैं। इस शासन व्यवस्था के जमाने के पश्चात क्या होता है? तो एक लंबा दौर औपनिवेशिक शासन का चलता है, हम शिकार होते रहते हैं। क्या कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया थी भाई, सोने की चिड़िया को निचोड़ के एकदम लकड़ी की गुड़िया बना दिया जाता है ना। पूरा भारत का जो सोर्स है, मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, सारी चीजों का गलत तरीके से इसका दोहन किया जाता है, ठीक है। तो आखिर बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है। तो अब भारतीयों के मन में विचार आया कि भाई हमको चाहिए, इसलिए पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ और दूसरी बार 1947 में जाकर कहीं ना कहीं हमको सफलता मिली। तो आजादी के कुछ पहले ही अंग्रेजों को पता चल गया था कि भाई भारतीय अब आजाद रहेंगे, अब इनको आजादी का जो है वो मतलब समझ में आ गया है, अब हम ज्यादा दिन इसको रोक नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि भाई भारत संविधान बनाना चाहते हो तो तुम एक संविधान सभा गठन कर लो। तो इसी उद्देश्य से उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इसके द्वारा एक राजदूत भेजा जाता है
ठीक है। राजदूत मतलब एम्बेसडर, भेजा जाता है कि जाओ मेरा प्रस्ताव लो और वहां पे पटक दो। तो ये एम्बेसडर भेजा जाता है जिसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। किसको भेजा जाता है? स्टेफोर्ड क्रिप्स को। स्टेफोर्ड क्रिप्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कब आते हैं? 1942 में। याद रखिएगा कब आते हैं ये? 1942 में आते हैं, ठीक है। और इस उद्देश्य से भेजा जाता है कि भाई राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करो, जाओ उन लोग को थोड़ा प्रलोभन दो कि हाँ 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 संविधान बनेगा आपका, आपको आजादी मिल जाएगी, हमने जो प्रॉमिस किया था वो हम पूरा करेंगे। और वास्तव में ये उद्देश्य नहीं था, बस कुछ देर के लिए जो राजनीतिक गतिरोध था उसको समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र के तौर पर ही क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था, ठीक है। पर उन लोग को ये पता नहीं था कि इस मिशन को भारतीय इतना सीरियस तौर पर लेंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है, चाहे उसमें अंग्रेजों का योगदान रहे या ना रहे। तो भाई अब क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन आ गया 1942 में राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था कि भाई बोला गया कि भाई वास्तव में जो युद्ध हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग रहा, ब्रिटेन की ओर से भारत के बहुत सारे सैनिक लड़ने गए। तो इस युद्ध में जो भारतीयों की जान गई, भारतीयों को प्रॉमिस किया गया था भाई आप सहयोग कीजिए आपको आजादी देंगे, तो उसी आजादी को फुसलाने के लिए कि भाई हाँ हाँ ठीक 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 लीजिए आपने सहयोग किया तो आपको रिवार्ड हम दे रहे हैं, इसी तरह से कुछ फुसलाने के लिए इस क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था। पर यहाँ पे भारत में अगर नेतृत्व की बात करें तो नेहरू और अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में ये क्रिप्स मिशन भारत आया। तो हमने आज बेसिकली क्या जाना, संविधान क्या है, कैसे है, संविधान सभा क्या है, ठीक है, विश्व में पहली बार संविधान सभा का विचार किसके दिमाग में आया, किस देश में लागू किया गया, ठीक है, और साथ में हमने क्रिप्स मिशन को आज अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप इसको एक बार दो बार तीन बार देखिएगा, आपको पूरा का पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सारी चीज़ों को, सारे टर्म को हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में पढ़ने वाले हैं, राइट। और हम लोग और भी शानदार सेशन करेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत स्वस्थ रहें, मस्त